कहानी की शुरुआत में हम मैक्स को देखते हैं। मैक्स 3 दिन और 3 रात तक एक नुकीली चट्टान पर बेहोश पड़ा रहा। जब उसकी आंखें खुली तो उसने चारों तरफ देखा और सन्न रह गया। दूर समुद्र में उसके साथी नाविक तैरते दिख रहे थे, मानो सो रहे हों, लेकिन जैसे ही वह उनके पास पहुंचा उसकी रूह कांप गई। वे सभी बहुत पहले मर चुके थे। उसी पल मैक्स को समझ आ गया कि इस भयानक हादसे में वही अकेला जिंदा बचा है। मन भारी था, फिर भी उसने हिम्मत जुटाई और सभी शवों को किनारे दफना दिया। शाम होते होते चारों तरफ अंधेरा छा गया। जंगल का सन्नाटा और अनजान खतरे उसे अंदर जाने से रोक रहे थे। डर के मारे वह पास के एक बड़े पेड़ पर चढ़ गया और पूरी रात वहीं बैठा रहा। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, सुबह होते ही खुद को बचाने का कोई तरीका ढूंढना होगा। अगली सुबह सूरज निकलते ही उसे दूर वही बड़ा जहाज दिखाई दिया जिस पर वह सफर कर रहा था। उसने फैसला किया कि वहां जाकर खाने पीने और बचाव का सामान जुटाना जरूरी है। कई घंटों की मेहनत के बाद वह किसी तरह जहाज तक पहुंचा। नीचे केबिन में उतरते ही एक कमरे से कुत्ते के कमजोर रोने की आवाज आई। घबराकर उसने कुल्हाड़ी उठाई और दरवाजा तोड़ दिया। दरवाजा खुलते ही सामने उसका प्यारा कुत्ता सिम्बा जिंदा खड़ा था। यह देखकर मैक्स की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। इसके बाद उसे एक और कमरे में थोड़ा खाना, कुछ औजार और कई बंदूकें मिली। जहाज डूबने से पहले जितना सामान जुटा सकता था वह सब डेक पर ले आया। लकड़ी के तख्तों से उसने एक मजबूत बेड़ा बनाया। सिम्बा को भी उतारा और सारा सामान रस्सियों से अच्छी तरह बांध दिया। हालत ऐसी थी कि अपनी पैंट की कमर बांधने के लिए भी उसे रस्सी का ही सहारा लेना पड़ा। उसके मन में बस एक ही सोच थी, किसी तरह अपनी और सिम्बा की जान बचानी है। बेड़ा सामान से भारी था, लेकिन समुद्र की तेज लहरों ने उसका साथ दिया। बिना ज्यादा मेहनत के वह सब कुछ किनारे तक ले आया। लेकिन जैसे ही उसने खाने पीने का सामान गिन कर देखा उसका दिल बैठ गया। सिर्फ एक वक्त का खाना बचा था। इसका मतलब था कि अब मैक्स और सिम्बा को बेहद संभल कर रहना होगा और साथ ही यहाँ से निकलने का रास्ता जल्दी ढूंढना पड़ेगा। थोड़ी ताकत लौटते ही मैक्स राइफल लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। उसे उम्मीद थी कि कहीं न कहीं कोई निशानी, कोई रास्ता या घर लौटने का कोई तरीका जरूर मिलेगा। वह एक ऊंचे झरने को पार करता हुआ आगे बढ़ा। फिर एक बड़े सुनसान मैदान से गुजरते हुए धीरे धीरे द्वीप के दूसरे किनारे तक पहुंच गया। दूसरी तरफ का नजारा देखकर वह दंग रह गया। जितनी दूर तक नजर जाती थी वहां न जमीन थी, न इंसान और न ही जिंदगी का कोई निशान। ऊपर से यह इलाका ऐसा था जहां से जहाज शायद ही कभी गुजरते हों, यानी बचाव की उम्मीद लगभग खत्म हो चुकी थी। मैक्स ने तय किया कि अगर कभी मदद का एक भी मौका मिले तो वह उसे गंवाएगा नहीं। उसने अपना छोटा सा ठिकाना समंदर के बिल्कुल पास बना लिया। हर दिन दूरबीन लेकर घंटों समंदर की तरफ देखता रहता। दिन बीतते गए, हफ्ते निकल गए और देखते देखते पूरे 6 महीने गुजर गए, लेकिन कुछ भी नहीं बदला। एक दिन मैक्स और सिम्बा किनारे की चट्टानों पर सीपियां ढूंढ रहे थे। तभी सिम्बा अचानक जोर जोर से भौंकने लगा। पहले मैक्स ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसने पानी पीने के लिए लोटा उठाया उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दूर समंदर में एक बड़ा जहाज जा रहा था। बिना एक पल सोचे वह दौड़ पड़ा। उसने पहले से तैयार मशाल उठाई और करीब 100 मीटर दूर बनाए गए आग के ढेर की तरफ पूरी ताकत से भागा। लेकिन आग उतनी जल्दी नहीं भड़की जितनी जरूरत थी। लपटें छोटी थीं और दूर से दिखाई नहीं दे रही थीं। जहाज जैसे जैसे आगे बढ़ता गया मैक्स की बेचैनी और घबराहट बढ़ती चली गई। वह किसी भी तरह उस जहाज का ध्यान अपनी तरफ खींचना चाहता था। उसने राइफल उठाई और समंदर की तरफ कई गोलियां चला दी, लेकिन विशाल समुद्र की आवाज में गोलियों की गूंज पल भर में दब गई। जहाज बिना रुके आगे बढ़ता रहा, जैसे मैक्स वहां था ही नहीं। यह उसकी आखिरी उम्मीद थी और वह भी टूटती हुई नजर आ रही थी। मायूसी और घबराहट में मैक्स ने एक पागलपन भरा फैसला कर लिया। वह सीधे समुद्र में कूद गया और पूरी ताकत से तैरने लगा। हाथ पैर मारते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन कुछ ही मिनटों में उसे समझ आ गया कि वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। तेज लहरें मैक्स को आगे बढ़ने नहीं दे रही थीं। उसकी आंखों के सामने जहाज धीरे धीरे छोटा होता गया। पहले एक बिंदु बना और फिर पूरी तरह गायब हो गया। मैक्स पूरी तरह थक चुका था। शरीर में ताकत नहीं बची थी, दिमाग सुन्न पड़ गया था और सारी उम्मीदें टूट चुकी थीं। आखिरकार समुद्र ने ही उसे वापस किनारे की तरफ धकेल दिया। वह रेत पर गिर पड़ा, पूरी तरह भीगा हुआ, टूटा हुआ और बेबस। उसी पल सिम्बा दौड़ता हुआ उसके पास आया। वह रो रहा था, कराह रहा था, जैसे सब कुछ समझ गया हो। सिम्बा की आवाज सुनकर मैक्स का दिल और ज्यादा टूट गया। इंसान का दर्द वह शायद सह लेता, लेकिन अपने कुत्ते का दुख उसके दिल को चीर कर रख देता था। उस रात मैक्स चुपचाप आसमान की तरफ देखता रहा। तारे चमक रहे थे, लेकिन उनमें उसे कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही थी। काफी देर सोचने के बाद वह एक फैसले पर पहुंचा। अगर कोई उसे बचाने नहीं आने वाला तो उसे खुद ही इस जगह को अपना घर बनाना होगा। अगली सुबह उसने खुद को काम में झोंक दिया। पहले एक सुरक्षित जगह ढूंढी, फिर लकड़ियां इकट्ठा की और धीरे धीरे एक छोटा सा शेल्टर बनाना शुरू किया। औजार कम थे, लेकिन हिम्मत पूरी थी। कुछ ही दिनों में एक ढांचा तैयार हो गया, जिसे वह हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनाता गया। महीनों की मेहनत के बाद 1 साल पूरा होते होते उसके हाथों एक बड़ा, मजबूत
और देहाती सा घर खड़ा हो गया। धीरे धीरे उसे एहसास हुआ कि यह द्वीप पूरी तरह बुरा नहीं था। यहाँ अनानास थे, मीठे आम थे, जंगली जानवर थे और सबसे खास गर्म पानी के प्राकृतिक झरने। खाने का इंतजाम था, पानी था, शिकार था और सबसे बड़ी बात, सिम्बा उसके साथ था। अब उसकी जिंदगी एक तय दिनचर्या में ढल चुकी थी। सुबह खाना जुटाना, दिन में घर की मरम्मत या जंगल से लकड़ियां लाना और शाम को समंदर के किनारे बैठकर फैलते हुए पानी को देखना। कभी कभी उसके मन में आता कि शायद किसी दिन कोई जहाज फिर से गुजरेगा, लेकिन अब उसकी जिंदगी सिर्फ उसी उम्मीद पर टिकी नहीं थी। देखते देखते 2 साल बीत गए। इस वीरान द्वीप पर भले ही वह अकेला था, लेकिन सच में वह अकेला नहीं था। सिम्बा उसकी हर सांस, हर कदम और हर पल के साथ था। उसकी मौजूदगी मैक्स के लिए जिंदगी की आखिरी बची हुई गर्माहट बन चुकी थी। वह खुद को हर तरह से व्यस्त रखने की कोशिश करता रहा। कभी मैक्स लकड़ी पर अपने अनुभवों को खोदकर दर्ज करता, कभी पुरानी डायरी में लिखता और कभी बांसुरी की धीमी धुन बजाने लगता। जब भी बांसुरी की आवाज हवा में फैलती, सिम्बा अपनी पूंछ हिलाते हुए हल्की हल्की उछल कूद करने लगता, जैसे इस वीरान दुनिया में वह भी अपनी छोटी सी खुशी ढूंढ रहा हो। लेकिन इंसान चाहे जितनी कोशिश कर ले, अकेलेपन से पूरी तरह बच नहीं सकता। धीरे धीरे मैक्स के दिन एक जैसे और फीके लगने लगे। हर सुबह वही किनारा, वही पेड़, वही जंगल, और रात होते ही जब चारों तरफ सन्नाटा छा जाता, उसके दिल की खाली जगह सबसे ज्यादा चुभने लगती। कई बार वह अपने घर के एक कोने में बैठकर अपनी पत्नी को याद करता और रो पड़ता। उसकी हंसी, उसकी नरमी और उसका साथ, सब अब सिर्फ यादें बनकर रह गए थे। एक दिन मैक्स और सिम्बा समुद्र तट पर टहल रहे थे, तभी उसकी नजर रेत पर बने एक गहरे निशान पर पड़ी। पहले उसे लगा कि शायद यह उसी के पैरों का निशान होगा, लेकिन जैसे ही वह झुका और आकार को ध्यान से देखा, उसका दिल एक पल के लिए थम गया। वह इंसान का पदचिह्न था, लेकिन इतना बड़ा, मानो किसी विशालकाय क्रूर योद्धा या किसी दैत्य ने वहां कदम रखा हो। एक ठंडी सिहरन उसकी रीढ़ में दौड़ गई। उसने तुरंत राइफल कसकर पकड़ ली। उसकी चाल धीमी और बेहद सतर्क हो गई। आसपास की हर झाड़ी, हर पेड़ की सरसराहट और हर हल्की आवाज उसकी नजर में थी। सिम्बा भी चौकन्ना हो गया था। वह धीमे धीमे गुर्रा रहा था, जैसे किसी अदृश्य खतरे को महसूस कर रहा हो। जंगल में थोड़ा आगे बढ़ते ही मैक्स चौंक गया। वहाँ कई डोंगियां खड़ी थीं, मजबूत लकड़ी की, खूबसूरती से तराशी हुई, और बिल्कुल ऐसी हालत में जैसे अभी अभी किसी ने उन्हें किनारे लगाया हो। और तभी पास ही से कुछ अजीब आवाजें आने लगीं। न वे बात करने जैसी थीं, न गाने जैसी। ऐसी आवाजें जो मैक्स ने अपनी जिंदगी में पहले कभी नहीं सुनी थीं। उसी पल उसे सब समझ आ गया। द्वीप पर कोई और भी था, और वे बिल्कुल भी साधारण लोग नहीं थे। दिल तेजी से धड़कने लगा। फिर भी मैक्स उन आवाजों का पीछा करता हुआ आगे बढ़ा। वह एक मोटे पेड़ के पीछे छिप गया और धीरे से झांकने लगा। जैसे ही उसने सामने का दृश्य देखा, उसके शरीर का सारा खून मानो जम गया। आदिवासियों का एक बड़ा समूह एक भयानक बलि रस्म कर रहा था। ढोल तेजी से बज रहे थे, आग की लपटें आसमान को चीर रही थीं, और बीच में कुछ लोग रस्सियों से बंधे खून से लथपथ छटपटा रहे थे। उनकी चीखों ने मैक्स को अंदर तक हिला दिया। वह कांपते हुए पीछे खिसक गया। डर और हिम्मत के बीच उसके मन में भयानक जंग चल रही थी। वह जानता था अगर उसे देख लिया गया तो उसका अंजाम भी वही होगा। तभी उसकी नजर रस्सियों में बंधे एक आदमी की आंखों पर पड़ी। उन आंखों में डर नहीं था, बल्कि दया की भीख थी, मदद की पुकार। वह दृश्य मैक्स के अंदर कुछ तोड़ गया। 2 साल का अकेलापन भी उसकी इंसानियत को खत्म नहीं कर पाया था। कुछ सेकंड तक उसने अपनी धड़कनों से लड़ाई की। फिर उसने फैसला कर लिया, वह चुपचाप खड़ा होकर किसी को मरते नहीं देखेगा, चाहे इसकी कीमत उसकी जान ही क्यों न हो। मैक्स ने पेड़ के पीछे से राइफल उठाई, निशाना साधा और सही मौका मिलते ही ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज जंगल में गूंज उठी। पूरा अनुष्ठान हड़कंप में बदल गया। ढोल रुक गए, आदिवासी चिल्लाने लगे और अफरा तफरी मच गई। उसी अराजकता में बंधा हुआ एक युवक किसी तरह रस्सियां तोड़कर भाग निकला। एक गोली ने न सिर्फ खतरे का दरवाजा खोला था, बल्कि एक जिंदगी भी बचा ली थी। भागते भागते थोड़ी ही दूरी पर उस युवक का सामना सीधे मैक्स से हो गया। दोनों एक पल के लिए थम गए। हवा में ऐसा तनाव था कि आगे क्या होगा कहना मुश्किल था। धीरे धीरे वह युवक मैक्स के पास आया। उसके चेहरे पर कोई गुस्सा नहीं था। उसने अपना हथियार नीचे रखा और घुटनों पर बैठकर मैक्स के पैर को अपने कंधे पर रख दिया, जैसे चुपचाप कह रहा हो, तुमने मेरी जान बचाई है। लेकिन अगले ही पल माहौल बदल गया। उसने अचानक झटके से मैक्स की बंदूक पकड़ ली। मैक्स का दिल जोर से धड़क उठा। उसे डर था कि कहीं यह गलतफहमी दोनों की जान न ले ले। जल्द ही उसे समझ आ गया कि वह आदमी बंदूक चलाना जानता ही नहीं था। वह उसे ऐसे पकड़े था जैसे कोई सूखी लकड़ी हो। गलती से ट्रिगर दबता तो किसी को भी गोली लग सकती थी। मैक्स ने तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठा दिए, शांत रहने का इशारा करते हुए। उसके चेहरे पर साफ लिखा था, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मैं दोस्त बनना चाहता हूँ। लेकिन भाषा की दिक्कत दोनों के बीच दीवार बनकर खड़ी थी। आदिवासी मैक्स की हर हरकत को शक की नजर से देख रहा था। उसके चेहरे पर डर,
उलझन और अविश्वास सब एक साथ नजर आ रहे थे। गुस्से की जगह मैक्स ने इंसानियत चुनी। उसने धीरे से अपना बैग खोला, उसमें से कुछ फल और सूखा खाना निकाला और थोड़ा पीछे हटकर पत्थर पर रख दिया। फिर इशारे से कहा, यह तुम्हारे लिए है, खा लो। आदिवासी ने पहले मैक्स को देखा, फिर खाने को और फिर दोबारा मैक्स को। कुछ सेकंड बाद उसे समझ आ गया कि यह खतरा नहीं, मदद है। वह धीरे धीरे खाने की तरफ बढ़ा, लेकिन तभी जंगल के अंदर पत्तों की खड़खड़ाहट हुई। झाड़ियों को चीरते हुए 3 खतरनाक दुश्मन बाहर निकल आए। उनके चेहरे देखकर साफ था कि वे किसी को जिंदा छोड़ने नहीं आए थे। मैक्स ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। उसने झटपट अपनी राइफल छीनी और गोली चला दी। पहला दुश्मन वहीं ढेर हो गया और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैक्स ने कल्पना भी नहीं की थी। वह आदिवासी, जिसे अभी तक बंदूक पकड़ना भी नहीं आता था, बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसने अपने हथियार से वार किया और दूसरे दुश्मन को पल भर में जमीन पर गिरा दिया। अब मैक्स अकेला नहीं था, उसके साथ एक नया साथी था। ऐसा साथी जिसे वह समझ नहीं पा रहा था, लेकिन जो उसके साथ खड़े होने का फैसला कर चुका था। तीनों दुश्मन गिर चुके थे। मैक्स को लगा कि अब सब खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही पल उसने जो देखा उसने उसे अंदर तक हिला दिया। वह आदिवासी जिसके साथ वह अब भी कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहा था, अपने ही मरे हुए साथी के शरीर पर झुक गया और उसे खाने लगा। यह नजारा इतना भयानक था कि मैक्स का खून ठंडा पड़ गया। उसके गले से अनजाने में एक आवाज निकली। आवाज सुनते ही आदिवासी चौकन्ना हुआ और जंगल में गायब हो गया। उसी पल मैक्स को सच्चाई समझ आ गई। यह आदमी सिर्फ आदिवासी नहीं था, यह नरभक्षी था। डर उसकी नसों में दौड़ने लगा। वह तुरंत अपने ठिकाने पर लौट आया और कई दिनों तक सिर्फ एक ही काम करता रहा, सुरक्षा। उसने घर के चारों ओर नुकीली लकड़ियों की बाढ़ लगा दी, गड्ढे और रस्सियों वाले जाल तैयार किए और हर राइफल को लोड करके रख दिया। रात भर आग जलाकर जागता रहता, कहीं अचानक हमला न हो जाए। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि पूरे 6 महीने तक कोई दुश्मन वापस नहीं आया। जितनी शांति बढ़ती गई, मैक्स उतना ही बेचैन होता गया। आखिर उसने फैसला कर लिया, अगर खतरा उसके पास नहीं आ रहा तो शायद अब उसे ही खतरे के पास जाना पड़ेगा। मैक्स अपनी राइफल और सिम्बा को लेकर जंगल की तरफ निकल पड़ा। हर कदम वह सोच समझकर रख रहा था। तभी अचानक जमीन उसके नीचे धंस गई। वह रस्सियों में फंसता हुआ सीधे पेड़ से उलटा लटक गया। राइफल नीचे गिर चुकी थी और उसका शरीर हिल भी नहीं पा रहा था। सिम्बा घबराकर जोर जोर से भौंकने लगा। कुछ पल इधर उधर घूमने के बाद वह जंगल की तरफ दौड़ गया, शायद मदद ढूंढने या शायद खुद को बचाने के लिए। कुछ देर बाद झाड़ियों से वही आदिवासी बाहर आया। इस बार उसकी आंखों में दुश्मनी नहीं थी, बस एक अजीब सी जिज्ञासा थी। उसने जमीन पर पड़ी राइफल उठाई और उसे ऐसे देखने लगा जैसे वह किसी दूसरी दुनिया की चीज हो। उधर मैक्स उल्टा लटका हुआ था। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, यह पल मुझे बचाएगा या खत्म कर देगा। आदिवासी जमीन पर बैठ गया और राइफल को ध्यान से देखने लगा, जैसे उसकी ताकत को समझने की कोशिश कर रहा हो। उसी मौके का फायदा उठाकर मैक्स ने दांतों से अपनी कमर पर बंधी रस्सी काटी। वह नीचे गिरते ही संभला और चेतावनी के तौर पर एक गोली चला दी। गोली पास के पेड़ से टकराई। मैक्स दौड़कर अपनी राइफल उठा चुका था। आदिवासी डर तो गया, लेकिन उसकी आंखों में हैरानी भी थी, जैसे उसे पहली बार समझ आया हो कि यह हथियार कितना खतरनाक है। मैक्स चाहता था कि वह यह बात साफ समझ ले। उसने पेड़ पर सीधी गोली मारी। छाल उछलकर चारों तरफ बिखर गई। आदिवासी सन्न रह गया, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने जमीन से लकड़ी का एक टुकड़ा उठाया, उसे हवा में घुमाया और पास के पेड़ के नुकीले हिस्से पर फेंक मारा। निशाना इतना सटीक था जैसे कोई माहिर शिकारी वार कर रहा हो। वह गर्व से अपने निशाने की तरफ इशारा करने लगा, जैसे कह रहा हो, राइफल तुम्हारी है, लेकिन मैं भी कमजोर नहीं हूँ। ये देखकर मैक्स थोड़ा शांत हुआ। ये आदमी जंगली था, लेकिन बेवकूफ नहीं। उसमें समझ थी और शायद थोड़ा इंसानी दिल भी। धीरे धीरे मैक्स ने उसे अपने घर ले जाने का फैसला कर लिया। रात हो चुकी थी। उसने उसे खाना दिया, फल, मांस और पानी। आदिवासी ने भरोसे से खाया। कई महीनों बाद मैक्स को पहली बार ऐसा लगा कि वह सच में अकेला नहीं है, लेकिन डर अब भी बाकी था। इसलिए रात में उसने उसे हल्के से जंजीर में बांध दिया, ताकि न वह भागे और न कोई नुकसान हो। लेकिन अगली सुबह कुछ अनोखा हुआ। आदिवासी ने बिना कोई आवाज किए जंजीर खोली और सीधे मैक्स के कमरे तक पहुंच गया। आहट सुनते ही मैक्स चौंक कर उठ बैठा। एक पल को उसे लगा कि कोई खतरा घर में घुस आया है, लेकिन सामने जो दृश्य था उसे देखकर वह थम गया। वही आदिवासी जिसे उसने पिछली रात डर की वजह से बांध दिया था, अब शांत चेहरे के साथ उसके लिए खाना लेकर खड़ा था। उसे एक पल में मैक्स का दिल पिघल गया। उसे लगा कि उसने इस आदमी को गलत समझा था और उस पर शक करके बड़ी गलती कर दी थी। बिना देर किए उसने उसकी जंजीर खोल दी और पहली बार मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ लिया। मैक्स ने उसका नाम रखा
फिलिप। यही नाम दोनों की दोस्ती की शुरुआत बन गया। इसके बाद मैक्स ने तय किया कि वह फिलिप को अपनी भाषा सिखाएगा। शुरुआत में उसे लगा कि इसमें महीनों या सालों लग जाएंगे, लेकिन फिलिप कोई आम इंसान नहीं था। उसका दिमाग तेज था। सिर्फ 6 महीनों में वह मैक्स से बुनियादी बातचीत करने लगा। फिलिप सिर्फ बोलना ही नहीं, समझना भी जानता था, और यही उसकी अकेली खूबी नहीं थी। वह बेहद मेहनती भी था। वह मैक्स के साथ घर सुधारता, शिकार पर जाता, खेतों में काम करता और रोजमर्रा की हर चीज में उसका साथी बन गया। मैक्स ने जो खोया था उसे वह धीरे धीरे वापस पा रहा था। एक शाम दोनों आग के पास बैठे थे। मैक्स फिलिप को बाइबल की कहानियां सुना रहा था। वह चाहता था कि फिलिप भी उसी तरह ईश्वर को महसूस करे, लेकिन फिलिप ने शांत आवाज में कहा, हमारे कबीले का विश्वास अलग है। हम पक्षी देवता को मानते हैं। मैं उस चीज पर विश्वास करता हूँ जिसे मैं देख सकता हूँ। तुम्हारा ईश्वर आत्माओं में रहता है और मैं हर चीज की आत्मा देख सकता हूँ। हमारे विश्वास अलग नहीं है, बस रास्ते अलग हैं। फिलिप की बात सुनकर मैक्स पहली बार समझा कि वह जंगली नहीं बल्कि गहरी सोच वाला इंसान है। लेकिन जब फिलिप ने यह कहा कि उसे मैक्स का ईश्वर पसंद नहीं है तो माहौल भारी हो गया। बहस शुरू हो गई। मैक्स ने बाइबल उठाकर कहा कि ईश्वर इसी में बसे हैं। फिलिप ने पन्ने पलटे, ध्यान से देखा और बोला कि उसे इसके अंदर कुछ भी नहीं मिला। गुस्से में आकर मैक्स उसे जंगली कह बैठा। उस अपमान से टूटकर फिलिप उसी पल घर छोड़कर चला गया। इसके बाद दोनों एक ही द्वीप पर रहते हुए भी अजनबी बन गए। रास्ते में आमने सामने पड़ते तो नजरें फेर लेते। फिलिप भाले से मछली पकड़ता और मैक्स कांटे से। दोनों की जिंदगी अलग अलग रास्तों पर चल पड़ी, लेकिन वक्त बीतने के साथ मैक्स के भीतर पछतावा भरने लगा। उसे समझ आ गया था किसी को बदलने की कोशिश करना सम्मान नहीं होता। असली सम्मान एक दूसरे की अलग सोच और विश्वास को अपनाने में होता है। कई दिनों की सोच के बाद मैक्स ने हिम्मत जुटाई और फिलिप को ढूंढने निकल पड़ा। जब उसने उसे अकेला बैठा पाया तो पास जाकर धीमी लेकिन सच्ची आवाज में बोला, जो कुछ भी उसने गुस्से में कहा था उसके लिए वह दिल से माफी चाहता है। अब से वे एक दूसरे के विश्वास में दखल नहीं देंगे और इज्जत के साथ दोस्ती निभाएंगे। फिर मैक्स ने पूछा, क्या तुम मुझे माफ कर दोगे फिलिप? उस पल के बाद मैक्स और फिलिप फिर से दोस्त बन गए। उनका रिश्ता पहले से भी ज्यादा गहरा हो गया। खाली वक्त में दोनों बड़े बच्चों की तरह समुद्र तट पर केकड़ों की दौड़ लगवाते, हंसते खेलते और सोचते कि काश उनकी यह शांत जिंदगी हमेशा ऐसी ही बनी रहे। लेकिन एक दिन फिलिप ने एक डरावनी सच्चाई बताई। उसने कहा कि उसने अपने कबीले के नियम तोड़े थे, इसलिए उसे बलि के लिए इस द्वीप पर भेजा गया था। और क्योंकि मैक्स ने उसकी जान बचाई थी, कबीला जरूर दोबारा आएगा ताकि अधूरी बलि पूरी की जा सके। यह सुनकर दोनों ने एक खतरनाक फैसला लिया। उन्होंने तय किया कि ज्वालामुखी के पुराने बलि स्थल पर पहले से ही विस्फोटक लगाए जाएंगे ताकि कबीला अगर वापस आए तो हमेशा के लिए खत्म हो जाए। इस योजना को तैयार करने में पूरा 1 महीना लग गया। फिर एक दिन ज्वालामुखी की गुफा से गड़गड़ाहट की आवाज आई। मैक्स और फिलिप मशालें लेकर पेड़ों के पीछे छिप गए। मौका मिलते ही उन्होंने फ्यूज में आग लगा दी। चिंगारियां तेजी से फैलने लगीं। उत्सुक सिम्बा भी उनके पीछे पीछे दौड़ता हुआ गुफा 2 की तरफ बढ़ गया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ। मैक्स की आंखों के सामने उसका 10 साल पुराना साथी सिम्बा आग की लपटों में गायब हो गया। उस पल को समझ पाना उसके लिए नामुमकिन था। टूटे दिल के साथ उसने सिम्बा को अपने आंगन में दफनाया और रोते हुए उसके लिए प्रार्थना की। लेकिन खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ था। फिलिप ने चेतावनी दी कि अगर कबीले को पता चला कि वह अब भी जिंदा है तो वे उसे कभी नहीं छोड़ेंगे। इसके जवाब में मैक्स ने कहा कि वे एक बेड़ा बनाकर इंग्लैंड जा सकते हैं। यह सुनते ही फिलिप भड़क उठा। उसने कहा कि गोरे लोग अक्सर उसके कबीले पर हमला करते हैं, उन्हें पकड़कर गुलाम बना लेते हैं और कभी वापस नहीं आने देते। तभी फिलिप के मन में एक डर ने जन्म लिया। उसे शक होने लगा कि कहीं मैक्स भी उसे गुलाम समझकर तो नहीं देखता। मैक्स जितना इनकार करता गया, फिलिप उतना ही नाराज होता चला गया। इसी गलतफहमी ने मैक्स से उसका सबसे अच्छा दोस्त फिर छीन लिया। अकेला रह जाने के बाद मैक्स के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, द्वीप से निकलने का। इसके लिए उसे बेड़ा बनाना था। उसने सदियों पुराने विशाल पेड़ों को अकेले कुल्हाड़ी से काटना शुरू किया। हर वार के साथ उसे और गहराई से एहसास होता गया कि वह इस द्वीप पर बिल्कुल अकेला रह गया है। तूफान आने से पहले द्वीप छोड़ना जरूरी था और उसके पास 1 महीने से भी कम समय बचा था। इसलिए वह दिन रात बिना रुके काम करता रहा। धूप में, बारिश में, हवा के बीच जान तोड़ मेहनत से बेड़ा धीरे धीरे आकार लेने लगा। एक दिन जब वह रस्सियां बांध रहा था तभी पीछे से फिलिप की आवाज आई, मैं अभी सोया नहीं हूँ और मैं अपने दोस्त के पास जाने के लिए तैयार हूँ। फिर भावुक होकर उसने कहा कि मैक्स ने उसकी जान बचाई थी और अब वह चाहता है कि जीवन मैक्स को सुरक्षित जगह तक ले जाए। यह कहते हुए उसने अपने हाथों से बनाई एक माला मैक्स को दी। यह इस बात का सबूत था कि वह मदद करने लौटा है। उसी पल दोनों फिर से पहले जैसे दोस्त बन गए।
लेकिन तभी भयानक तूफान आ गया। मजबूरी में उन्हें अपनी पाली हुई बकरियों को बाहर छोड़ना पड़ा और खुद एक कमजोर से घर में छिपकर तूफान के गुजरने का इंतजार करने लगे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि भले ही बेड़ा मजबूत रस्सियों से बंधा था, लेकिन प्रकृति की ताकत उसके सामने कहीं ज्यादा भयानक साबित होगी। तूफान में पूरा बेड़ा बह गया। इसी तरह लंबी रात काटने के बाद जब सुबह दोनों बाहर निकले तो पूरा द्वीप टूटी शाखाओं, उखड़ी जड़ों और बिखरी लकड़ियों से भरा पड़ा था। ऐसा लग रहा था मानो तूफान ने उनकी सारी मेहनत और उम्मीदों को एक ही झटके में निगल लिया हो। लेकिन घबराने का वक्त नहीं था। पूर्णिमा की रात तेजी से करीब आ रही थी और इसका मतलब था कि आदिवासी किसी भी पल इस द्वीप पर लौट सकते थे। अब उनकी जीत सिर्फ उनकी समझदारी और बारूद पर टिकी थी। दोनों ने बिना वक्त गंवाए पूरे इलाके में अलग अलग तरह के जाल बिछाने शुरू कर दिए। पवन चक्की के पुराने तंत्र से उन्होंने एक ऐसी मशीन तैयार की जो अपने आप गोलियां चला सकती थी। टूटे दर्पणों को जोड़कर ध्यान भटकाने वाला उपकरण बनाया गया और हर रास्ता इस तरह सेट किया गया कि आदिवासी अंदर कदम रखते ही फंस जाएं। आखिरकार पूर्णिमा की वह रात आ गई जब सब कुछ दांव पर था। मैक्स ने अपनी दाढ़ी काटकर खुद को आदिवासी जैसा बना लिया। युद्ध शुरू होने से पहले दोनों ने अपने अपने देवताओं से प्रार्थना की, क्योंकि यह सच में करो या मरो की लड़ाई थी। इसके बाद मैक्स ने बांसुरी बजाकर आदिवासियों का ध्यान जालों की ओर खींचा। योजना काम करती दिखी। वे स्वरों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगे, लेकिन जब वे सिम्बा की कब्र के पास पहुंचे तो उन्होंने दीवार तोड़ दी। यह देखकर मैक्स के भीतर गुस्से की आग भड़क उठी। उसने सही वक्त पर रस्सी काट दी। छिपा हुआ तंत्र चालू हो गया और कई आदिवासी वहीं ढेर हो गए। बाकी बचे लोग दर्पणों की चमक से भ्रमित होकर दूसरी दिशा में भागे और सीधे बड़े जाल में जा गिरे। अब जीत सच में करीब थी। आदिवासियों का पूरा समूह खत्म हो चुका था। लेकिन जैसे ही मैक्स और फिलिप ने राहत की सांस ली, झाड़ियों से निकले आखिरी आदिवासी ने अचानक तीर चलाया जो सीधे मैक्स की छाती में लगा। फिलिप ने बिना सोचे समझे अपनी कुल्हाड़ी फेंकी और दुश्मन को मार गिराया। फिर वह तुरंत जंगल में दौड़ा, जड़ी बूटियां ढूंढी, उन्हें पीसकर मैक्स के घाव पर लगाया। लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी घाव भरने के बजाय और ज्यादा बिगड़ता गया। यह साफ हो गया कि अगर जल्द इलाज नहीं हुआ तो मैक्स 2 दिन से ज्यादा नहीं बचेगा। तभी फिलिप ने अपनी जान की परवाह किए बिना फैसला किया वह मैक्स को इलाज के लिए अपने कबीले में ले जाएगा, क्योंकि असली दवा वही थी। जैसे ही वे कबीले के द्वार पर पहुंचे, धनुष बाण लिए आदिवासियों ने उन्हें घेर लिया। सबको लगा कि मैक्स एक गुलाम बनाने वाला गोरा आदमी है। हालांकि एक नियम था, बीमार को मारना पाप माना जाता था। इसी वजह से वैद्य ने मैक्स का घाव साफ किया और इलाज शुरू किया। लेकिन फिलिप को चेतावनी दी गई कि जैसे ही मैक्स ठीक होगा उसे फिलिप के साथ अखाड़े में जानलेवा द्वंद्व युद्ध करना पड़ेगा। जो जिंदा बचेगा सिर्फ वही इस जगह से जा सकेगा। 2 दिन बाद उसी नियम के तहत मैक्स और फिलिप मजबूरन अखाड़े के बीच आमने सामने खड़े थे। कल तक जो सबसे अच्छे दोस्त थे आज एक दूसरे को चोट पहुंचाने से डर रहे थे। लेकिन नियम इतने क्रूर थे कि अगर वे नहीं लड़े तो दोनों को मार दिया जाता। मजबूरी में लड़ाई शुरू हुई। कुछ ही देर में मैक्स जमीन पर गिर पड़ा। उसका खंजर दूर जा गिरा। उसने अपनी बाहें फैला दी और आंखें बंद कर लीं। वह चाहता था कि उसका दोस्त उसे तुरंत मार दे और यह पीड़ा खत्म हो जाए। लेकिन जब फिलिप उसके ऊपर झुका, उसका हाथ रुक गया। वह वार नहीं कर सका। तभी अचानक एक तेज बंदूक की आवाज गूंजी। अगले ही पल फिलिप मैक्स की बाहों में गिर पड़ा। उसी पल मैक्स का दिल टूट गया। उसे समझ आ गया कि गोरे लोग फिर से कबीले पर हमला करने आ चुके थे और गलती से फिलिप को ही गोली लग गई थी। इस तरह 15 साल तक उस द्वीप पर फंसा रहा मैक्स आखिरकार गोरे लोगों के जहाज के साथ वहां से निकल पाया। उसे अस्पताल ले जाया गया जहां वह अपनी पत्नी से जाकर लिपट गया। लेकिन आज भी जब वह आग के पास बैठता है तो उसे अपने उस दोस्त की याद आ जाती है। वह दोस्त जिसके साथ उसने जीवन, संघर्ष, साहस और वफादारी के सबसे अहम साल बिताए थे। वे साल अब भी उसकी आत्मा में जिंदा हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो और ऐसी ही दिल छू लेने वाली मूवी एक्सप्लेन्ड स्टोरीज रोज देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक करो, अपनी राय कमेंट में बताओ और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलना। हम मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक के लिए धन्यवाद।